तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से फार्माटॉक 360 के प्लेटफॉर्म में। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने कवर कर लिया है फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है और रिसेप्टर के बारे में हमने जान लिया है, और जो सारे टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है, उसके मैकेनिज्म के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दैट डोज रिस्पॉन्स कर्व, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। सो फार्माकोडायनामिक्स हमने जान लिया है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। फर्दरमोर वी टॉक अबाउट रिसेप्टर के बारे में हमने जान लिया है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के बारे में हमने जान लिया है। तो पिछले क्लास का थोड़ा बहुत रिकैप आपको कराना चाहूँगा कि एसिटाइलकोलिन जो होता है, इसके लिए अगर देखा जाए तो एसिटाइलकोलिन के पास 5 रिसेप्टर होता है, और मेनली हम फोकस करते हैं 3 रिसेप्टर के ऊपर, क्योंकि ये ही मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और मैक्सिमम जगह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना शो करता है। So if we talk about that odd one, means 1 and 3 are mainly mediated through this subunit, that GQ subunit, and furthermore GQ subunit is responsible for IP3 DAC pathway, जो पिछले क्लासेस में हमने जाना था। और furthermore IP3 DAC अगर है, अगर Q है तो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल अगर है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये चीज़ हम जान चुके हैं दोस्तों, यस और नॉट। सो प्रोटीन काइनेस का फर्दर जाके फॉस्फोराइलेशन भी कराता है ये, यस। सो ऐसे करके ये अपना मैकेनिज्म शो करता है। सो अगर आपको और डिटेल्स जानना है इसके बारे में तो पिछले क्लासेस में हमने कवर कर लिया है। M2 एंड M4 की बात किया जाए, दोज आर इवन आर मेनली मेडिएटेड GI प्रोटीन। इफ यू टॉक अबाउट GI, I इज स्टैंड फॉर इनिबिटरी, और इनिबिशन किसका करता है? मेनली कैंप का क्या करता है? इनिबिशन करता है। इससे पहले एक स्टेज और आ जाता है यहाँ पर, एडिनाइल साइक्लेस, इसका इनिबिशन करता था वो, यस। तो इसके चलते क्या हो जाता है, फर्दरमोर कैंप का फंक्शन डिसबैलेंस हो जाता है, और कैंप का अगर फंक्शन नहीं होगा, फर्दरमोर अगर प्रोटीन काइनेस का भी फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, प्रोटीन काइनेस का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो एंजाइम काइनेस जो फॉस्फोराइज हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। फर्दरमोर और क्या दिखाई देगा हमको, जो रिस्पॉन्स आ रहा था, अगर हम बात करें, अगर कार्डियक की बात करें, हार्ट की अगर बात किया जाए तो हार्ट में कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जा रहा था, कंडक्टिविटी बढ़ जा रहा था तो यहाँ पर घट जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा तो यही बैडिकार्डिया कराएगा आपके शरीर में। तो ऐसे करके हमको चीज़ों को रिलेट करते जाना है। और भी ऑर्गन है, स्मूथ मसल्स में क्या करा रहा था, स्मूथ मसल्स में अगर देखा जाए तो GI प्रोटीन का रोल क्या आ जा रहा है। स्मूथ मसल्स की बात किया जाए तो GI मेनली क्या करता है, GS करता था रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन को ये करेगा इनहिबिट, तो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, कंट्रैक्ट होगा, यस। तो इज द मेन फंडामेंटल इफ यू टॉक अबाउट दैट, ये एकदम GS के ऑपोजिट वर्क करेगा। फर्दरमोर इफ यू टॉक अबाउट दैट, लीवर में क्या करेगा, लीवर में ये कर रहा था, GS जब था तब कर रहा था ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेन को ब्रेक डाउन कर रहा था, यस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल बी देयर अगर GS प्रोटीन एक्टिव है। तो ये GQ क्या GI क्या करेगा, GI इस ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, तो ग्लाइकोजन बढ़ता जाएगा। फर्दरमोर वी टॉक अबाउट एडिपोज टिश्यू में क्या हो रहा था, एडिपोज टिश्यू में आपका हो रहा था लिपोलाइसिस, तो लिपोलाइसिस को इनहिबिट करेगा। तो ऐसे करके चीज़ों को हमको रिलेट करते जाना है, तो इसी से हमको समझ आने वाला है। फर्दरमोर वी टॉक अबाउट NM चैनल, NM एंड NN, दोज आर मेनली आयन चैनल रेगुलेटेड। अगर बात किया जाए, यहाँ पर सोडियम आयन का रोल आता है, पोटेशियम आयन का रोल आता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सोडियम आयन क्या करता है, पोटेशियम आयन क्या करता है। सोडियम आपके बॉडी में डिपोलराइजेशन के लिए जिम्मेदार है, यस, डिपोलराइजेशन करता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो -70 था, -70 MB था, तो डिपोलराइजेशन हो जा रहा है यहाँ पर। एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट, पोटेशियम क्या कर रहा था दोस्तों, पोटेशियम रिपोलराइजेशन के लिए जिम्मेदारी था, है ना, ये जिम्मेदार था रिपोलराइजेशन के लिए। सो ऐसे करके चीज़ों को हम अगर रिकॉल करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगा। नॉर एड्रेनलिन की अगर बात किया जाए, नॉर एड्रेनलिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की बात किया जाए, एड्रेनर्जिक सिस्टम में हमको 2 अल्फा रिसेप्टर मिलते हैं एंड 3। सो अल्फा जो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दोज आर मेडिएटेड
mainly if you talk about alpha 1 is mediated through this subunit, that GQ subunit, और Q के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। और GI प्रोटीन मीडिएटेड होता है मेनली अल्फा 2 सब यूनिट। इसको ऑटो रिसेप्टर भी कंसिडर करते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो रिसेप्टर बोलते हैं। और ऑटो रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, ये चीज़ हम ANS में पढ़ेंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आराम से पढ़ेंगे। इट्स नोन एज ऑटोनोमिक नर्वस सॉरी ऑटोनोमिक रिसेप्टर। एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट अल्फा beta 1, beta 2 and beta 3, those are mainly mediated through this GS protein mediated, and ये स्टिमुलेट करता है कैम को। हम अगर फर्दर टॉक करें कि डोपामीन के कितने रिसेप्टर होते हैं दोस्तों? डोपामीन इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रिसेप्टर, वी विल टॉक अबाउट। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा उल्टा है। अगर आप बात करें जो ऑड तरह के है, ऑड जो रिसेप्टर है, ऑड रिसेप्टर GS प्रोटीन मेडिएटेड होते हैं। और जो सारे इवन होते हैं, इवन की अगर बात किया जाए, सॉरी इवन नहीं होगा सारा, क्योंकि यहाँ पर D3 भी आ जा रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत माइंड में रखना है क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है। तो ऐसे करके आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो चीज़ों को। लेकिन D2, D4 एंड D3 दोज आर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ GI प्रोटीन। यस, सो ये इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट गाबा एंड ग्लाइसिन, ये हम CNS में और भी एलेबोरेटरी वे में पढ़ेंगे। डोपामिन का भी जिक्र हम करेंगे उधर। यहाँ पर गाबा के 2 सब यूनिट होते हैं, गाबा कंसिस्टिंग ऑफ 2 सब यूनिट, गाबा ए, गाबा बी। एंड ग्लाइसिन की बात किया जाए, ग्लाइसिन यहाँ पर नॉर्मली लिगेंड गेटेड क्लोराइड चैनल मेडिएटेड होते हैं। क्लोराइड मतलब हाइपरपोलाइजेशन, ऑलरेडी वी हैव वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट GABA A also mediated through this ligand gated ion chain chloride. And if you talk about GABA B is G protein couple receptor and GI protein mediated. Furthermore, we moving forward that dose response curve. It's the mainly the topic of discussion for today. It's a very crucial topic if you talk about, because डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है जब हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सिस्टमेटिकली। तो ये डोज रिस्पॉन्स के लिए 2 कंपोनेंट हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। एक होता है डोज प्लाज्मा कंसेंट्रेशन रिलेशन, डोज एंड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन रिलेशन। And another thing is plasma concentration response relation. Yes, तो ये चीज़ मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, जो कि आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम छोटा सा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लेंगे डोज। तो ये जो कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं हाइपरबोला कर्व। अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर मान लीजिए हमने दो ड्रग पार्टिसिपेंट को दिया है। पहला जो ड्रग है ऐसे जा रहा है, और दूसरा ड्रग ऐसे जा रहा है। सो अगर पहले ड्रग की अगर बात किया जाए, ये ड्रग ए हो गया, ये ड्रग बी हो गया। अब दोनों में क्या अंतर है अगर आप समझ पाओ, तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है, जो पहले शुरू हुआ, जिस ड्रग का एक्शन सबसे पहले हमको दिखाई दिया, वो ड्रग सबसे ज़्यादा पोटेंट हो गया। तो ड्रग ए जो है, इट्स अ पोटेंट ड्रग, ये प्रोटीन ड्रग है। और जो आखिरी तक चलता रहा, अगर बी की बात किया जाए तो बी मान लीजिए इधर तक आ रहा है, जो आखिरी तक चलता रहा है। एज कंपेरेटिवली ए, बी जो देखा जाए तो ये आखिरी तक ज़्यादा जा रहा है, तो बी एफिशिएंट हो गया। यस, तो इसका एफिकेसी बढ़िया है। पोटेंसी का डेफिनेशन हम आगे चल के जानने वाले हैं, और एफिकेसी का भी डेफिनेशन हम आगे जाके जानने वाले हैं। लेकिन आपको ये बात बता दिया जाए कि अगर कोई ड्रग कम डोज में ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है तो उसको हम पोटेंट ड्रग बोलते हैं। और एफिकेसी की अगर बात किया जाए, पर्टिकुलर जो इफेक्ट वो दिखाता है,
पर्टिकुलरली उसको हम एफिकेसी बताते हैं। तो अगर डोज और रिस्पॉन्स का एक कर्व अगर ड्रॉ करें हम, जो हम जानते हैं डीआरसी के नाम से, तो ये जो डीआरसी है इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर बोला, हाइपरबोला कर्व। सो यहाँ पर देखा जाए जो ए ड्रग था वो पोटेंट था, बी जो ड्रग था ये आखिरी तक गया तो ये एफिशिएंट हुआ। ये मान लीजिए इतने दूर तक आया। लेकिन यही अगर चीज़ अगर देखा जाए, जो ए ड्रग है वो आखिरी तक इतनी दूर तक गया, है ना? तो ए ड्रग को हम कंसिडर करेंगे इट्स अ पोटेंट एज वेल एज इट्स अ एफिशिएंट ड्रग। यस, तो इसके पास पोटेंसी भी है और ये एफिशिएंट भी है। सो यू शुड नो अबाउट दैट डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशन, जो हमने अभी बात किया कि हाउ एडमिनिस्ट्रेट डोज को रिलेट विद द प्लाज्मा लेवल। तो प्लाज्मा लेवल के साथ कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डोज है वो कोरिलेट करता है। एंड फर्दर वी टॉक अबाउट दैट प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स रिलेशन, इसके बारे में भी हमने अभी जस्ट लिखा था। तो हाउ प्लाज्मा ड्रग, प्लाज्मा में जितना ड्रग है उसका लेवल ट्रांसलेट इनटू बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो जितना हमने लिया है प्लाज्मा में ड्रग जो हमारा मौजूद है वो कितना बायोलॉजिकली इफेक्टिव है, ये चीज़ हम देखते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में। सो फर्दर वी टॉक अबाउट हाइपरबोलिक कर्व, जो हमने बात किया कि हाइपरबोला कर्व के बारे में। सो इट्स अ डायरेक्ट डोज रिस्पॉन्स ग्राफ। यही बात हम बता रहे थे अभी, डिफिकल्ट फॉर प्रिसाइज मैथमेटिकल कंपेरिजन एट हायर डोज। तो ये डोज के हिसाब से ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है और उस हिसाब से हमारे पास कर्व मौजूद हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कौन सा ड्रग पोटेंट है, कौन सा ड्रग एफिशिएंट है इस कर्व के माध्यम से। तो डीआरसी का आपके माइंड में छप जाना चाहिए ऐसे ही। सो इट्स अ ट्रू कॉन्सेप्ट। इफ यू टॉक अबाउट दैट फर्दर मोर, यही कर्व को अगर हम लॉग डोज में अगर लेते तो इसको हम बोलते सिग्मॉइड कर्व। यस, सिग्मॉइड कर्व अगर इसको हम लॉग डोज में लेते तो सिग्मॉइड कर्व कैसे दिखने में आता? अगर देखा जाए यहाँ पर हम लॉग डोज लेते, यहाँ पर हम लेते लॉग डोज और यहाँ पर हमारा रहता है एज इट इज रिस्पॉन्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स रहता है। तो हम अगर बात करें ये कर्व हमारा ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे 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 ही है। तो यहाँ पर हमको स्लॉप मिलेगा, ए स्लॉप, यहाँ पर हमारा बी स्लॉप, ऐसे करके ये आखिरी स्लॉप हमारा सी स्लॉप। जी हाँ दोस्तों, और ये जो नॉर्मल कर्व था इसको मैंने लिया लॉग डोज के फॉर्म में और ये बन गया हमारा कौन सा कर्व? ये बन गया सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि सिग्मॉइड इट्स शेप ऑफ एस। तो ये इसके शेप में है, आप देख सकते हो कि ऐसे ही है शेप इसका। सो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिग्मॉइड कर्व। एंड कन्वर्ट डोज टू लॉग स्केल। अब ये लॉग स्केल में आ जाता है, जो कि मैंने बताया था आपको, स्ट्रेंथेन द कर्व इनटू द लीनियर central portion A to C. Yes, and furthermore we talk about the therapeutic advantage. इसका therapeutic advantage क्या मिला हमको? Enable wide variation in drug doses to easily plotted the same graph axis, है ना? तो बहुत सारे वेरिएशन है हमारे पास इन ड्रग डोजेस का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हमारे पास टू इजीली प्लॉटेड टू द सेम ग्राफ एक्सिस। तो एक ही एक्सिस में हम तरह तरह के डोजेस यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो यही है लॉग डोज का फायदा। एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट पोटेंट एंड एफिशिएंसी, दैट एफिकेसी कंपैरिजन। तो यू विल सी दैट स्लॉप बी इट्स रिप्रेजेंट थेराप्यूटिक रेंज। जो स्लॉप बी है हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है थेराप्यूटिक रेंज को। एंड स्टेप इट फॉर द क्लिनिकल कंपैरिजन। यस, so furthermore we go further that therapeutic index and therapeutic window. So ये जो चीज़ है इस चीज़ में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड क्या है थेराप्यूटिक विंडो। सो यू शुड कंसिडर इट योर माइंड दैट इट्स अ रेशियो। जब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जा रहा है रेशियो। किस किस चीज़ का रेशियो? हम बोलते हैं टी आई इक्वल टू थेराप्यूटिक इंडेक्स इक्वल टू LD50 बाई ED50। अब LD50 क्या है और ED50 क्या है? एल स्टैंड फॉर लीथल। यस, लीथल। कोई भी डोज अगर आप दे रहे हो किसी पर्टिकुलर पेशेंट या फिर पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो हम देखते हैं अगर 100 बंदे को अगर दिया गया है तो उसमें से 50 बंदे में क्या लीथलिटी है, मीन्स कितने जनों ने अगर देखा जाए ड्रग कंज्यूम करने के बाद
कितने जना मर गए, ठीक है, सीधा सीधा अगर बताया जाए परसेंटेज ऑफ डेथ, ओके। तो लिथल हम इसी को बताते हैं कि 50% पार्टिसिपेंट में कहाँ टॉक्सिसिटी दिखाई दिया, कहाँ डेथ दिखाई दिया, ये सारे चीज़ हम बताते हैं LD50 में। और ED50 में अगर बात किया जाए, ई स्टैंड फॉर एफिकेसी, ई स्टैंड फॉर द एफिकेसी। सो एफिकेसी की अगर बात किया जाए तो एफिकेसी में हम बताते हैं कि भाई जो 100 बंदे ने ड्रग को लिया था, 100 बंदे में से 50 जो बंदे थे और 50% जो बंदे हैं उसमें, जो भी पॉपुलेशन है आपका, उस पॉपुलेशन में 50% जो बंदे हैं वो बंदे में क्या इफेक्ट आया है डोज का। तो इसी का एक रेशियो बनता है और ये रेशियो को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स, TI से डिनोट होता है। अब TI की अगर बात किया जाए, जिस ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है, TI जिसका ज़्यादा है, वो ड्रग उतना ज़्यादा हम सेफ कंसिडर करते हैं, है ना, सेफ कंसिडर करते हैं। और जिस ड्रग का देखा जाए TI कम है, उस ड्रग को हम देखा जाए तो उतना ज़्यादा सेफ नहीं कंसिडर करते हैं, लेस सेफ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेस सेफ। तो यहाँ पर बताया जाए कि रेशियो बिटवीन द मीडियन लिथल डोज, यस लिथल डोज की बात कर रहे थे हम, एंड मीडियन इफेक्टिव डोज। सो दोनों में जो रेशियो बनता है उस रेशियो को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो मेजर रिलेटिव सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ये किस लिए किया जाता है दोस्तों, हम रिलेटिव सेफ्टी को देखते हैं कि भाई एक ड्रग का पर्टिकुलर हम जब कर रहे हैं कि मार्केट लॉन्च हो रहा है, नया ड्रग है या फिर ऑलरेडी लॉन्च जो ड्रग है उसके ऊपर अगर किया जाए तो देखा जाए तो ये TI का एक स्केल होता है पर्टिकुलरली, ऐसे ही हम सेफ्टी मेजर करते हैं। और इसी हिसाब से आप देख सकते हो जो हाई TI है वो वेरी सेफ है, इट्स वेरी सेफ। पेनिसिलिन की बात किया जाए, PCM की बात किया जाए, जो सारे OTC ड्रग आप लेते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो सारे ड्रग आप OTC में लेते हो ओवर द काउंटर, सो दोज ऑल ड्रग आर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स। और फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट लो TI और लो थेराप्यूटिक इंडेक्स इट्स लाइक फेनिटोइन, डिगॉक्सिन। सो ये जो सारे ड्रग है और भी जो सारे टेराटोजेनिक ड्रग है, टेराटोजेनिक ड्रग का एक चार्ट आई विल प्रोवाइड यू दैट टेराटोजेनिक ड्रग, और टेराटोजेनिसिटी क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो सारे ड्रग है तो ये सारे नैरो सेफ्टी मार्जिन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका TI जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये लो रहता है, यस। तो ये सारे ड्रग में मॉनिटरिंग की ज़रूरत होता है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बात किया जाए, TDM, जो सारे TI लो होते हैं जो सारे ड्रग के, उसमें हम करते हैं। So दोस्तों, it's a easy concept. Hopefully you got it. And furthermore, we talk about that therapeutic window. इसकी अगर बात किया जाए थेराप्यूटिक विंडो और रेंज की अगर बात किया जाए, यहाँ पर रेंज ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिटवीन द मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन दैट MEC एंड हेयर मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो ये रेंज ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिटवीन किसके बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बाय मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो इसका जो पर्टिकुलरली जो रेशियो बनता है इसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक विंडो। क्या बोलते हैं दोस्तों, TW, इसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक विंडो, कभी कभार बोला जाता है थेराप्यूटिक रेंज। तो ये चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन दोज आर, इफ यू टॉक अबाउट ATI और TW, ये सारे चीज़ों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और TI का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि कौन से ड्रग में देखा जाए तो TDM की ज़रूरत है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट दैट डिफाइन सेफ इफेक्टिव डोजेस लिमिट, ठीक है, कितना डोज का लिमिट होना चाहिए ये डिसाइड करता है कौन, थेराप्यूटिक विंडो। सो यहाँ पर हम देखते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मीन्स सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ पर जहाँ पर इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है ना। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। लेकिन मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन की अगर बात किया जाए, वो कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन में ड्रग मोस्टली सेफ कंसिडर होता है, यस। सो दैट्स इट ऑल अबाउट, इससे हम सेफ्टी और इफेक्टिवनेस ऑफ द पर्टिकुलर डोज ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग हम पता कर सकते हैं। और बात करें नैरो थेराप्यूटिक विंडो की बात करें, द दोज लाइक ड्रग लाइक रिक्स टॉक्सिसिटी इजीली इफ डोजेस इज अनमॉनिटर्ड। तो यहाँ पर भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है अगर देखा जाए, जिसमें नैरो थेराप्यूटिक विंडो है, यस। तो ये सारे चीज़ें हमको याद रखना है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ऑलरेडी आई जस्ट हैव डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स एंड इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत और बात किया जाए कि यहाँ पर मैंने बताया था पोटेंट ड्रग,
पोटेंट ड्रग की अगर बात किया जाए, पहले हमने बताया था कि पोटेंट ड्रग, तो पोटेंसी दोस्तों होता क्या है, पोटेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे कि पोटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंसी, द अमाउंट of a drug required to produce a desired response, to produce a desired response. तो इसको हम बोलते हैं मेनली पोटेंसी। अगर एग्जाम्पल के साथ अगर हम बात करें, लाइक एनाल्जेसिक ड्रग, आप जानते हो मॉर्फिन के बारे में, मॉर्फिन जो कि बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, लेकिन ये यूज़ आज भी होता है सर्जरी के दौरान, जो तो बहुत मेजर मेजर सर्जरी में मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। तो मॉर्फिन की बात किया जाए, मॉर्फिन देखा जाए तो 10 mg में जो एनाल्जेसिया दिखाता है, और मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है पेथिडीन, फेथिडीन, वो 100 mg में वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो मॉर्फिन 10 mg में प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पर हम बात किया जाए तो यहाँ पर अगर बात करें कि मॉर्फिन इज अ मोर पोटेंट, कितने टाइम मोर पोटेंट, 10 टाइम, 10 टाइम और 10 गुना ज़्यादा पोटेंट है पेथिडीन से। तो ऐसे करके हमको चीज़ों को एग्जाम्पल देना है और चीज़ों को समझना है, बहुत जटिल चीज़ नहीं है, एक बार चीज़ों को अगर आप समझ गए तो सारा चीज़ एकदम पानी में आपकी दौड़ेगा। फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट ड्रग एफिकेसी, एफिकेसी की बात कर रहे थे हम कि भाई इफेक्टिव डोज, पोटेंसी, ये सारा चीज़ तो अभी डिस्कशन किया ना हमने। तो अभी बात करेंगे कि एफिकेसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सो वी टॉक अबाउट दैट एफिकेसी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑन माई स्क्रीन, just a minute. Yes, so we talk about efficacy. So अगर efficacy की अगर बात किया जाए तो efficacy होता क्या है, so we will talk about efficacy. It's the maximum effect of the particular drug, it's the maximum effect of ड्रग, किसी एक ड्रग का अगर एफिकेसी की अगर बात करें तो उस ड्रग का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं एफिकेसी। यस, so like this way you should recall all the things, and furthermore we talk about that what is the definition of pharmacological action, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात किया जाए, सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन यही होता है कि ए ड्रग, टू शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इट शुड अचीव द एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट अ साइट ऑफ एक्शन। जो साइट ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन है, मान लीजिए साइट ऑफ एक्शन आपका हो सकता है पर्टिकुलर कोई ऑर्गन, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन, या फिर आप अगर लोकली दे रहे हो तो लोकल ऑर्गन होगा, अगर आप आईवी या फिर कोई और रूट का अगर यूज़ कर रहे हो, अगर ओरली ले रहे हो, सिस्टमेटिकली काम कर रहा है तो सिस्टमेटिक ऑर्गन हो सकता है। सो पर्टिकुलर जो साइट पे जाके जिस कंसंट्रेशन पे ड्रग काम करेगा उसी को हम बोलते हैं पर्टिकुलरली जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। फर्दर मोर देखा जाए तो जो रिस्पॉन्स शो करेगा उसी रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यस, so those are the simple thing, and furthermore we talk about that ड्रग कम्बिनेशन, यस, कंबाइन इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले अगर देखा जाए पिछले क्वेश्चन में, अगर देखा जाए पिछले ईयर की जो भी सारे क्वेश्चन पेपर अगर उठा हुए आप इससे क्वेश्चन पाओगे ही पाओगे। तो साइनेजिज्म की अगर बात किया जाए तो साइनेजिज्म, इफ यू टॉक अबाउट इट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स, वन इज एडिटिव, वन अदर इज सुप्रा एडिटिव। तो एडिटिव की अगर बात किया जाए, यहाँ पर सिंपल एडिशन, इफ यू टॉक अबाउट दैट 1+1 इक्वल टू 2, मीन्स एक ड्रग था एस्पिरिन और एक ड्रग था पैरासीटामोल। सो ये दोनों काम कर रहे हैं एज ए एडिटिव। सो एक तो काम कर रहा था, स्कोर था उसका 1, और एक काम कर रहा था उसका था स्कोर 1। सो ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये जोड़ जोड़ दे आप तो 2 बन जा रहा है और ज़्यादा पोटेंट एनाल्जेसिक बन जा रहा है अगर कॉम्बिनेशन में दे जा रहा है तो। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट द सुप्रा एडिटिव, ये थोड़ा हटके है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं 1+1 इक्वल टू 3। एक जो ड्रग पर्टिकुलरली था ये लीवोडोपा, ये काम करने का इसका तरीका अलग था,
फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट लिवोडोपा डोपा जाता है, लिवोडोपा जाने के बाद वहाँ पर डोपामिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन वहाँ पर देखा जाए पेरिफेरल सिस्टम में डोपा डीकार्बोक्सिलेज रहता है, तो डोपा डीकार्बोक्सिलेज के कारण ये ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी के कारण हम देते हैं साथ में कार्बिडोपा। तो कार्बिडोपा जब देते हैं तो प्रिवेंट द पेरिफेरल ब्रेक डाउन। जो पेरिफेरल में जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम था, उस एंजाइम को पर्टिकुलरली ये बाधा दे रहा है कार्बिडोपा। एंड फर्दरमोर देखा जाए लिवोडोपा पर्टिकुलरली बॉडी के अंदर जाके डोपामिन में कन्वर्ट होकर काम करता है। तो ये होता है सुप्रा एडिटिव, एक पर्टिकुलर ड्रग जो कि कार्बिडोपा लिवोडोपा का काम को एनहेंस कर रहा है। यस, सो ऐसे ही अगर बात किया जाए एम्लोडिपिन एटेनोल, इट्स अ वर्क एज लाइक एंटी हाइपरटेंसिव। एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट सॉरी दिस एग्जांपल विल कंसीडर एज लाइक हियर एडिटिव, क्योंकि एम्लोडिपिन और एटेनोल ये दोनों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और दोनों देखा जाए तो एज ए एडिटिव काम करता है। सो यू शुड क्लियर इन योर माइंड दैट ये 1+1 2 का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर 1+1 = 3 का। So 1+1 = 3 here if you talk about at like as like acetylcholine, और उसके साथ अगर देखा जाए आप अगर कोई भी एंटीकोलिन एस्टर्स दे रहे हो, फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन। सो फाइसोस्टिगमिन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो एक एंजाइम था एंटी कोलिन एस्टरेज। सो कोलिन एस्टरेज मेनली क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर रहा था एसिटाइल एंड कोलिन ग्रुप में। तो वो जो ब्रेकडाउन था, उस ब्रेकडाउन को अगर हमको रोकना है तो हम देंगे यहाँ पर फाइसोस्टिगमिन जैसा कोई एंटीकोलिनेस्टरेज, और वो फर्दर जाके क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को हेल्प करेगा कि भाई तुम आगे जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। सो लाइक दिस वे इट विल वर्क, इट विल प्रोड्यूस 1+1 3। यस, सो इसको ही हम बोलते हैं सुप्रा एडिटिव, एक दूसरे का एक्शन को जो क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है ना। सो दैट्स इट ऑल। एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म ये बहुत प्यारा टॉपिक है। एंटागोनिज्म की अगर बात किया जाए तो एंटागोनिज्म मैंने पहले ही बात कर लिया है कि पिछले क्लासेस में हमने डिस्कशन कर लिया एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में। दोनों के पास एफिनिटी तो रहता है, लेकिन एंटागोनिस्ट के पास कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं रहता है। यस, तो हम फिजिकल की बात करेंगे, हम केमिकल की बात करेंगे और फिजियोलॉजिकल की बात करेंगे। फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट रिसेप्टर एंटागोनिज्म। तो सारे एंटागोनिज्म हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने आ जाता है कि ऑपोजिंग एक्शन इज ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो ऑपोजिट है, इसके कारण जो एक्शन भी हमको ऑपोजिट दिखाई देता है। लाइक चारकोल एब्जॉर्ब, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस पे, सरफेस फेनोमेना है ये, एक सरफेस फेनोमेना है, ये आपको याद रखना है। अगर एब्जॉर्ब होता तो अंदर जाता, लेकिन ये एडहेयर कर रहा है सरफेस पे। चारकोल एब्जॉर्ब एल्कलॉइड इन पॉइजनिंग, ठीक है। तो जब एल्कलॉइड का पॉइजनिंग होता है, हम चारकोल देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, और वो क्या करता है, उसको एडहेयर कर लेता है। सो इसको हम बोलते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म। सो इट्स अ क्लियर होपफुली। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट दैट केमिकल। केमिकल की अगर बात किया जाए, प्रोटामिन। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो मेनली न्यूट्रलाइज करता है किसको, हेपरिन को, इसका एंटीडोट होता है ये। तो इसको हम बात करते हैं, ये केमिकली वर्क करता है। फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट हेपरिन, इट्स मेनली न्यूट्रलाइज बाय प्रोटामिन सल्फेट। सो इट इज़ वेरी क्लियर। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट दैट फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की अगर बात किया जाए, जैसे कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, ये एक दूसरे के एनिमी है। कीप इट इन योर माइंड दैट दोज लाइक इंसुलिन का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो ग्लूकागॉन ऑलरेडी विल डिक्रीज देयर। ग्लूकागॉन का अगर कंसंट्रेशन अगर हाई है तो इंसुलिन विल बी डिक्रीज देयर। तो ब्लड शुगर में बैलेंस ऐसे ही रहता है बराबर। तो फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट अनदर एग्जांपल, इट्स लाइक एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन। इफ यू टॉक अबाउट एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन, तो दोस्तों एड्रेनालिन और हिस्टामिन में क्या है, ऐसे अगर बात किया जाए तो एड्रेनालिन मेनली ब्रोंकोडायलेशन शो करता है, ब्रोंकाई में क्या करता है, डायलेट करता है, इट विल डायलेट इट, ठीक है। और अगर बात किया जाए हिस्टामिन, यही ब्रोंकाई में हिस्टामिन क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को रिलेट करते जाना है। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये सेशन खत्म नहीं होगा। एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट द रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिज्म में क्या होता है दोस्तों,
यहाँ पर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। तो ये जो सारे ब्लॉकर है लाइक एट्रोपिन, एसिटाइलकोलिन, ये सारे चीज़ें जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी कि एसिटाइलकोलिन रहता है, एसिटाइलकोलिन रहता है कहाँ काम करता है, मस्कनिक रिसेप्टर पे काम करता है। अब इसका पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट होगा, है बाइंडिंग साइट होगा। और एट्रोपिन जो होता है ये मेनली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है। तो एट्रोपिन क्या करेगा, वही सेम साइट के लिए ये compete करेगा, येस और नॉट, वही सेम साइट के लिए ये compete करेगा। तो ये हो गया रिसेप्टर एंटागोनिज्म। लाइक दिस वे यू शुड गो फॉर दिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल लाइक मॉर्फिन, मॉर्फिन की अगर बात किया जाए, सिंपल एग्जांपल इज हियर, मॉर्फिन ओपोइड रिसेप्टर में काम करता है, हाँ ओपोइड रिसेप्टर में काम करता है। अब ओपोइड में अगर काम करता है तो मॉर्फिन का भी एंटागोनिस्ट है, नैलोक्सिन, नैलोक्सिन का नाम आपने सुना होगा। So that's all about this receptor antagonism. Further, we moving towards the next topic. It's clinical trial and drug development. It's mainly comes under mainly that the topic. It's a very curious and very fundamental topic. We talk about that factor modifying action and drug tolerance. इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर रहते हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर होते हैं, जैसे हम बात करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, और अगर बात करें कुछ ऐसे भी हो सकता है प्रेजेंट ऑफ अदर ड्रग, एक ड्रग को रोक रहा हो, एक ड्रग को उसके जो एबिलिटी है उसको एनहेंस कर रहा हो। तो यही सारा चीज़ रहता है। हम एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एंजाइम इनहिबिटर एंड एंजाइम इंड्यूसर का भी पर्टिकुलर रोल रहता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ये सारे चीज़ टाइम टू टाइम आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है, ड्रग के डोज के ऊपर हो सकता है, और देखा जाए फर्दर मोर प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग कंपोनेंट हो सकता है। और ये जो सारे फैक्टर है, एज, सेक्स, बॉडी वेट, जेनेटिक फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंट एंड पैथोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हो गए आपके। तो ये सारे फैक्टर मॉडिफाई कर सकते हैं आपके ड्रग के एक्शन को। अगर बात कर रहे हैं कि छोटे जो बच्चे हैं और जो बड़ा कोई आदमी है, मीन्स इफ यू टॉक अबाउट पेरियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट, सो दोज ऑल आर मेनली not like if you talk about we can't compare those kind of patient। अगर बात कर रहे हैं आप, एक सेब के साथ सेब की तुलना कर सकते हो आप, एक सेब के साथ अंगूर का तुलना नहीं कर सकते हो। इट्स लुक लाइक पर्टिकुलर एज है 8 साल, एक पर्टिकुलर एज है 18 साल, सो दोनों में ड्रग का इफेक्ट अलग अलग होगा, डोज अलग अलग लगेगा। तो ये सारा चीज़ अलग अलग होता है, तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। इट लुक लाइक दिस वे। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट द टॉलरेंस एंड टैकीफाइलेसिस, दोनों चीज़ें अलग है। तो दोनों चीज़ों को हम समझेंगे कि टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस आपने सुना है, आई कांट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग, ये टॉलरेंस नहीं हो रहा है, वो टॉलरेंट नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ तो आपने सुना होगा डेली लाइफ में। तो टॉलरेंस की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर डोज, यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर डोज फॉर द सेम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओवर द टाइम। एक बंदा एक पर्टिकुलर ड्रग ले रहा है, सो ए मान लीजिए पेशेंट ए है, इसमें उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, और एक पेशेंट बी है जो पर्टिकुलर सेम ड्रग ले रहा है, सेम डोज में ले रहा है, इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसमें काम नहीं कर रहा है। तो क्या बात हो गई, ये जो ड्रग है इन्होंने बहुत देर तक लिया है, मीन्स पिछले अगर प्रीवियस हिस्ट्री की अगर बात की जाए, केस स्टडी अगर करें इसके ऊपर, तो देखा जाएगा पेशेंट बहुत दिन से कंज्यूम कर रहा है पर्टिकुलर ड्रग, और इसके कारण इनके बॉडी में टॉलरेंस आ गया है। तो इनको और ज़्यादा डोज बढ़ाना पड़ेगा, और डोज जब बढ़ेगा तभी जाके ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिंपली टॉलरेंस है, क्योंकि ये इनके माध्यम से देखा जाए टॉलरेटेबल डोज है, ठीक है। सो लाइक दिस वे यू शुड गो फॉर दिस। एंड टैकीफाइलिस की अगर बात किया जाए, रैपिड एक्यूट टॉलरेंस, ये टॉलरेंस का अपग्रेड स्टेज है, जहाँ पर अब बात करें कि बहुत फास्ट बहुत जल्दी जल्दी टॉलरेंस डेवलप हो रहा है। कुछ कुछ ड्रग पर्टिकुलरली ये टैकीफाइलिस से शो करता है, इज लाइक एफिड्रिन, टायरामाइन, those are mainly act by releasing catecholamine. You know that in the body, and when synthesis of catecholamine is unable to match their release,
And furthermore, we talk about its store depletates and tolerance will be occur at this stage. So ये it's a very crucial concept, you should keep it in your mind. And अगर आप बात करें एक और चीज़ होता है प्लासिबो एंड नोसिबो। प्लासिबो एंड अनदर थिंग इज द नोसिबो। प्लासिबो के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्लासिबो आपने सुना होगा, प्लासिबो इफेक्ट। तो प्लासिबो इट्स एन इनट सब्सटेंस, अगर बात किया जाए इनट सब्सटेंस है विच इज़ गिवन इन गव ऑफ मेडिसिन। सो इसमें मेडिसिन नहीं रहता। सिंपली बात किया जाए तो इसमें कोई एपीआई नहीं रहता, एक डमी तरह का चीज़ होता है, ठीक है। ये डमी होता है, ये बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल में आप देखोगे यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। सो क्लिनिकल ट्रायल में इसको यूज़ करता है एज ए डमी मेडिकेशंस। सो ये मेनली साइकोलॉजिकली वर्क करता है, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका है नहीं, ठीक है। मीन्स वही है, विश्वास होता है। अगर कोई बंदे को अगर हम दवा दे रहे हैं और साइड में बैठा हुआ कोई एक बंदा उसको भी सेम दवा दे रहा है, बोल के हम बोल रहे हैं, हालांकि दे नहीं रहे उसको, मान लीजिए एक डमी मेडिकेशन दे रहे हैं जिसमें एपीआई है नहीं, और जो बंदा पहला वाला बंदा था उसको हम मेडिकेशन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों में देखा जाए तो अगर रिस्पॉन्स सेम ही आ रहा है, क्योंकि एक में विश्वास कर लिया कि भाई हाँ मैंने तो पैरासीटामोल लिया था तो मेरा बुखार कम होगा। तो यही है मेनली इसका वर्क, जो साइकोलॉजिकली वर्क करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर किसी पे ये वर्क करेगा। यस, सो इट्स मेनली नोन एज प्लासिबो। एंड फर्दर वी टॉक अबाउट नोसिबो। नोसिबो ये टर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। नोसिबो की अगर बात किया जाए, नोसिबो क्या है। सो नोसिबो का मेनली होता है इट्स कन्वर्स ऑफ प्लासिबो, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ प्लासिबो। So it's a refer to that negative psychodynamic effect evoked by loss of faith in medications और physicians। तो आप अगर बात किया जाए, मैं अगर पेशेंट को पीसीएम दे रहा था, क्योंकि पेशेंट को देखा जाए तो बुखार था, जो पेशेंट ए है उसको बुखार था, पेशेंट बी जो है उसको भी बुखार था, लेकिन पेशेंट ए को विश्वास उठ गया डॉक्टर पे से और दवाई पे से कि भाई ये दवाई तो मेरे पे काम नहीं करेगा, उसने पहले से ही मन बना लिया है अपना। और पेशेंट बी को ऐसा कुछ है नहीं, पेशेंट बी में ऐसा है कि डॉक्टर है, दवाई देगा तो बुखार जो है घट जाएगा। लेकिन पेशेंट ये सोच लिया कि भाई ये तो डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर है, इस पे तो कोई दवाई ववाई का कुछ नॉलेज नहीं है, पता नहीं क्या खिला रहा है। तो इसके चलते देखा जाए वो दे रहा था सही दवाई, पीसीएम दे रहा था और उसका बुखार नहीं घटा। तो ये नोसिबो इफेक्ट है, कन्वर्स ऑफ प्लासिबो। अब समझ आया चीज़ों। ओके, sorry for the interruption. So next move forward that drug resistant and habituation. So रेजिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। टॉलरेंस पर्टिकुलरली वो सारे ड्रग के होते हैं जो कि नॉन एंटीबायोटिक है, ये चीज़ आप याद रखोगे, नॉन एंटीबायोटिक है, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस दिखाया जाता है मेनली एंटीबायोटिक में। होपफुली it will clear that all about your confusion। and हम अगर बात करें कि रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि माइक्रोबियल टॉलरेंस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, टू एंटी माइक्रोब्स लाइक यहाँ पर स्टेप्टोकोकस रेजिस्टेंस ऑफ पेनिसिलिन, इट लाइक दिस वे यू विल सी दैट। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट दैट हैबिचुएशन। हैबिचुएशन की अगर बात किया जाए, ये फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है, उसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, लाइक दिस वे यू कैन रिलेट इट। हैबिचुएशन आदत बन गया है। अब फेजेस की बात कर रहे हैं हम, क्लिनिकल ट्रायल की बात करें। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है दोस्तों। प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। प्री क्लिनिकल मीन्स क्लिनिकल के पूर्व हम जो करते हैं, है ना, क्लिनिकल से पहले जो हम करते हैं, ये मेनली एनिमल में होता है। कहाँ होता है, एनिमल में होता है।
और क्लिनिकल जो हो गया ये ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में होता है। ऑफिशियली देखा जाए इट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 फेजेस, लेकिन इसके अलावा भी एक फेज़ है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। एंड थोड़ा बहुत चीज़ें हमको पता होना चाहिए दैट कितने साल कुल मिला के लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली एज पर द स्टैंडर्ड रेफरेंस इफ़ यू टॉक अबाउट इट मेनली गिवन इन केडीटी। अगर केडीटी ये बता रहा है मेरे को कि सिंथेसिस की अगर बात किया जाए, कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का सिंथेसिस और आइसोलेशन, ये डिपेंड अपॉन द आइसोलेटर, जो आइसोलेट कर रहे हैं चीज़ों को और जो सिंथेसिस कर रहे हैं चीज़ों का, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान मान के चले कि 1 से 2 साल लग जाते हैं यहाँ पर इस स्टेज में। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट प्री क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल में भी आप मान के चलो कि एक ड्रग है, पर्टिकुलर ड्रग, उसका सही से डेवलप करना है तो 2 से 4 साल तो लगेगा। तो एक अंदाज़ा मैं ऐसे ही देके चलूँगा कि आप मान लीजिए जो ग्रांट है होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद वी विल फिल द पर्टिकुलर फॉर्म दैट INDA। आप मान लीजिए आपका जो ड्रग था एनिमल के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट दे दिया उसने, सेफ्टी एंड एफिकेसी दोनों शो कर दिया है। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट वी हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म दैट INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एब्रीविएशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हमको फिल करना है, और इस फॉर्म का देखा जाए ग्रांट मिलने में, मीन्स परमिशन मिलने में, वैसे ही 3 से 6 महीने हमको लगेंगे। और अगर बात किया जाए IND के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फॉर्मूलेशन बनाएंगे, फॉर्मूलेशन बनेगा है ना। तो फॉर्मूलेशन में भी हमारा देखा जाए तो कुल मिला के टाइम लगेगा, फॉर्मूलेशन में भी ऐसे ही साल भर लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट दैट फेजेस, अब फेजेस में हम एंट्री करेंगे। अब फेजेस में अगर एंट्री कर रहे हैं तो फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, ये 3 फेजेस में हम मेनली कंसिडर करेंगे ये 3 फेजेस को हेयर, क्योंकि हम बताएंगे फर्दरमोर फेज़ 4 के बारे में जो कि ड्रग का फेज़ है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फेज़ 3 तक अगर देखा जाए 1, 2, 3, ये 3 फेजेस में देखा जाए तो अप टू 10 ईयर्स कम करके, कम से कम, ठीक है, लग सकता है। और अगर बात करें फेज़ 4, फेज़ 4 ये ड्रग के जीवन काल में चलता रहता है, ठीक है। एक बार अगर ड्रग मार्केट में आ गया तो ये फेज़ 4 स्टार्ट हो जाता है। तो फेज़ 4 को ही हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। यस, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं इसको, जो यहाँ पर लिखा है देखिए। तो इसको ही हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो फर्दर वी टॉक अबाउट दैट ये ड्रग शुड बी केयरफुली एंड एथिकली evaluated by testing in human being and safety and efficacy prior, and its use in man for the therapeutic purpose such a study is a human is known as the clinical trial। तो पर्टिकुलरली देखा जाए जो हम जो ड्रग है प्री क्लिनिकल ट्रायल encompasses हो, and furthermore we are filled the form INDA and it got approved by ethical committee। ethical committee ने हमको अप्रूव दे दिया, और अप्रूव के बाद furthermore we are looking for the formulation हमने बना लिया। फॉर्मुलेशन बनाने के बाद हमने ये फेजेस ट्रायल कर लिए, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल कर लिए। एंड फर्दरमोर वी मेनली लॉन्च दिस पर्टिकुलर ड्रग मॉइटी और ड्रग मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही चलता है पूरा साइकिल। और अगर बात किया जाए इससे पहले, फेज़ 1 से पहले एक फेज़ और होता है जिसको हम बोलते हैं फेज़ 0, जिसको हम बोलते हैं फेज़ 0, या इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोडोजिंग। सो यहाँ पर क्या करते हैं हम दोस्तों, माइक्रोडोजिंग देते हैं, बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ द ड्रग विल बी यूज देयर। जो हम यूज़ करने वाले हैं एक्चुअल फेज़ में उसका उसका एक अंश, मीन्स एक भाग हम यूज़ करेंगे। अगर 100% हम यूज़ करने वाले थे नॉर्मल ट्रायल में, उसका 1% हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, और यूज़ करेंगे पर्टिकुलर मेनली बहुत कम पार्टिसिपेंट रहेगा। मान लीजिए अप टू 10 पार्टिसिपेंट विल बी देयर। एंड इसके ऊपर हम क्या देखने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन देखने वाले हैं ड्रग का। यस, एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो अगर बात किया जाए फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, देयर आर 4 काइंड ऑफ मेन क्लिनिकल ट्रायल इफ यू टॉक अबाउट। तो ये जो 4 तरह के जो ट्रायल होते हैं, तो इसके बारे में बात करें। एक एक ट्रायल का ऑब्जेक्टिव हम जानेंगे, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, क्यों करते हैं हम मेनली। तो फेज़ 1 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों फेज़ 1 होता है मेनली सेफ्टी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम सेफ्टी देखते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और मैक्सिमम टॉलरेबल डोज जो होता है वो देखते हैं।
और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की बात करें, ये मैक्सिमम देखा जाता है क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन पहले हम माइक्रोडोजिंग में ले रहे थे 10 अप टू 10 to 20, you can assume it like this way. So 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पर हेल्दी वॉलंटियर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये चीज़ आपके जहन में भरना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेफ्टी देखते हैं, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज देखते हैं, एंड फर्दरमोर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल भी देखते हैं। और अगर बात किया जाए, यहाँ पर पॉपुलेशन हमारा रहता है 20 से 100। फेज़ 2 की अगर बात किया जाए, ये होता है थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर हम देखते हैं डोज का जो पर्टिकुलर रेंज होना चाहिए वो रेंज देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एफिकेसी असेसमेंट करते हैं, पर्टिकुलरली देखा जाए तो सेफ्टी फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की बात किया जाए एफिकेसी देखते हैं। तो ये पेशेंट हमारा यहाँ पर बढ़ गया 100 टू 300 पेशेंट विल बी देयर। और फेज़ 2 की अगर बात किया जाए, ये मेनली होमोजीनियस पॉपुलेशन में कंडक्ट होता है। होमोजीनियस मतलब एक ही तरह के, है ना, एक ही तरह के पॉपुलेशन में हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर भी हम सेफ्टी देखते हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ही होता है कि भाई हम ड्रग का सेफ्टी स्टडी कर रहे हैं। तो सेफ्टी तो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन साथ साथ एफिकेसी पे ज़्यादा जोर देंगे। यस, तो फर्दर मोर वी टॉक अबाउट दैट फेज़ 3 में हम थोड़ा बहुत फैल जाते हैं कि पॉपुलेशन हमारा हेट्रोजेनियस हो जाता है, पॉपुलेशन हमारा हेट्रोजेनियस हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 100 to 1000 ऑफ द पेशेंट विल बी देयर। यस, 1000 तक पेशेंट रहता है। और फर्दर वी टॉक अबाउट दैट फेज 4 की अगर बात किया जाए तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हो जाता है। यहाँ पर फार्माको विजिलेंस की बात कर रहे हैं हम। सो जनरल पॉपुलेशन हम यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि ये वाइड स्केल में हम इसको देख रहे हैं। हमारा जो थेराप्यूटिक एफिकेसी एंड सेफ्टी, इसका रेंज और भी वाइड हो जा रहा है, क्योंकि ड्रग ऑलरेडी इन मार्केट। यस, जो ड्रग मार्केट में आ गया उसके बाद ये फेज चलता है। So all the things will be clear. Hopefully you should rewatch this video again, और आप साथ ही साथ नोट भी बना सकते हो ताकि आपके लिए आसानी हो। Furthermore we talk about that adverse drug reactions and its class। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आपको एक ट्रिक बता दूं, ABCD ऐसे करके आप चीज़ों को याद रखोगे। सो ए क्या होता है, ए होता है ऑगमेंटेटेड, ठीक है, ऑगमेंटेटेड। बी स्टैंड फॉर बिजायर, बी स्टैंड फॉर बिजायर। सी स्टैंड फॉर क्रोनिक इफेक्ट। डी स्टैंड फॉर डिलेट। यस, एक और होता है ई, एक और होता है एफ। एंड ऑफ ट्रीटमेंट को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एंड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता है। यस, एक और चीज़ आ जाता है एफ, फेलियर, फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है वो फेलियर दिखाई दिया और उसके बाद एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिया, है ना। तो ऑगमेंटेड की बात किया जाए तो ऑगमेंटेड की बात किया जाए तो ये डोज डिपेंडेंट होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। हम जानते हैं कि इस डोज में, पर्टिकुलरली इस पेशेंट में, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हो सकता है। यस, हम अगर बात करें ऑगमेंटेड की, सो इट्स मेनली nothing but it's mainly dose dependent and it's having particular class। इसके पास पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन रहता है। जैसे कि हम बात करें कि साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वो टॉलरेंस था, ये इंटॉलरेंस है, दोनों डिफरेंस है। तो दोस्तों मैं अगर पर्टिकुलरली अगर बात करूँ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये मेनली क्या होता है, ये मेनली इट्स अ ब्रॉड ब्रांच एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दोज आर द क्लासिफिकेशन हियर। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, ये होता है कोई भी अनडिजायरेबल
और अनवांटेड इफेक्ट ड्यू टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसी को हम कंसिडर करते हैं क्या, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। सो इट्स अनडिजायरेबल अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग ड्यू टू द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर रहे थे ऑगमेंटेड के बारे में। ऑगमेंटेड की अगर बात कर रहे थे, यहाँ पर ऑगमेंटेड में हमारे पास तीन तरह के ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है। सो साइड इफेक्ट की अगर बात किया जाए, साइड इफेक्ट क्या होता है, ये मेनली शो होता है थेराप्यूटिक डेज में, थेराप्यूटिक डोज में। सो हम बोलेंगे वो अनवांटेड इफेक्ट इज मेनली अनवांटेड इफेक्ट एट थेराप्यूटिक डोज। सिंपल, जो अनवांटेड इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है थेराप्यूटिक डोज में, उसको हम बोलेंगे साइड इफेक्ट। अब टॉक्सिक इफेक्ट क्या हो गया, टॉक्सिक में क्या हो जाता है, यहाँ पर ओवरडोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है। यहाँ पर क्या था, थेराप्यूटिक डोज रेंज था, लेकिन यहाँ पर ओवरडोज हो गया, तो ये भी अनवांटेड इफेक्ट ही हो गया, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अनडिजायरेबल अनवांटेड इफेक्ट इज कंसिडरेबल एज अ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। यस। सो इनटॉलरेंस की अगर बात किया जाए, इनटॉलरेंस क्या हो गया, यहाँ पर थेराप्यूटिक डोज तो होता है, इनटॉलरेंस जो दिखाई देता है ये थेराप्यूटिक डोज में ही दिखाई देता है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट हो गया। और मैंने पहले ही बताया कि ये प्रेडिक्टेबल है और डोज डिपेंडेंट है। दो चीज़ हमको याद रखना है कि ये डोज डिपेंडेंट है, प्रेडिक्टेबल है। So furthermore, we talk about bizarre. Bizarre type of reaction is a non-dose dependent, is unpredictable reaction. Okay, like idiosyncratic reactions, like hypersensitivity reactions, immunological reactions, immune-mediated reactions. So those kind of reactions is considerable as like that. If you talk about bizarre reactions, so हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में जो कि bizarre रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो टाइप 1 में देखा जाए तो ये ह्यूमरल है। क्या है, ह्यूमरल है, और ह्यूमरल में एनाफाइलेक्टिक है। यस, एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ रिएक्शंस। और कौन से एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है ये, आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट टाइप 2, इट्स साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस दैट आईजीएम सॉरी आईजीजी एंड आईजीएम मेनली। सो ये एंटीबॉडी का मेडिएशन यहाँ पर रहता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स की अगर बात कर रहे हैं, ये मेनली टाइप 2 रिएक्शन कंसिडर होता है। यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स की अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एजी एंड एवी, एंटीबॉडी एंड एंटीजन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ये टाइप 3 रिएक्शन में होते हैं। और इसका मेनली देखिए मेडिएशन है आई जी एंटीबॉडी के थ्रू। यस, सो लाइक दिस टाइप 4 इट्स मेनली सेल मीडिएटेड होता है ये। ठीक है, सेल मीडिएटेड होता है। तो टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हो गया, एनाफाइलेक्टिक हो गया, टाइप 1 ह्यूमरल हो गया। और फर्दरमोर टॉक अबाउट दैट टाइप 3 इज इम्यूनोलॉजी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। एंड टाइप 4 की बात किया जाए, जो सेल मीडिएटेड हो गया, डिलेड हाइपर टेंशन यहाँ पर दिखाया, हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पर दिखाई देता है। तो टी लिम्फोसाइट जो कि सेल होता है हमारा, तो उसके मीडिएटेड होता है ये मेनली। ठीक है, so that's all about types of reaction. And furthermore we talk about that chronic की अगर बात किया जाए, ये मेनली ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यस, क्रोनिक की बात कर रहे हैं हम, तो ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के कारण नहीं होता है, क्रोनिक पीरियड तक अगर चल रहा है उसके बाद जाके ये इस टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होता है। यस, लाइक अगर बात किया जाए एनेसाइड ले रहे हो आप, एनेसाइड ले रहे हो, अब एनेसाइड जब ले रहे हो तो उसके 1-2 डोज से आपको अल्सर नहीं होगा। अगर कंसिस्टेंटली लेते जा रहे हो एनेसाइड को विदाउट पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ नहीं कर रहे हो, फर्दरमोर देखा जाए तो 1 महीने बाद ये अल्सर क्रिएट हो जाएगा आपके स्टमक में। सो लाइक दिस वे इट्स अ क्रोनिक टाइप, है ना, क्रोनिक टाइम तक हम बात कर रहे हैं। एंड फर्दरमोर टॉक अबाउट डी डिलेड।
यस, एडवर्स रिएक्शन इज अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। आपने ड्रग को स्टॉप कर दिया है, स्टॉप करने के बहुत बाद, ठीक है, स्टॉप करने के साथ साथ नहीं, स्टॉप करने के बहुत बाद। लाइक मिथोट्रेक्सेट के बारे में आप जानते होंगे, मिथोट्रेक्सेट। सो मिथोट्रेक्सेट जो ड्रग है, ये ड्रग इट्स कॉजेज दैट प्लूरल इफ्यूजन, छाती में पानी जम जाता है। प्लूरल, पी एल ई सॉरी, प्लूरल इफ्यूजन। सो लाइक दिस वे यू शुड कंक्लूड ऑल द थिंग। और ऐसे ही हमने बताया, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट की बात किया, जैसे कि मॉर्फिन क्लोनिडिन एग्जाम्पल आ जाएगा, मॉर्फिन क्लोनिडिन आ जाएगा एग्जाम्पल। सो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देना है सारे चीज़ों का और ऐसे ही रिलेट करते जाना है। सो फेलियर ऑफ थेरेपी हमने बताया, इफ डिनोटेड एज, एंड फर्दरमोर वी गो फॉर दैट टेराटोजेनिसिटी एंड फेटल एबनॉर्मलिटी। सो दोस्तों, टेराटोजेनिसिटी क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़ हमारे माइंड में आना चाहिए कि टेराटोजेनिसिटी क्या है। हम बोलते हैं टेराटोजेनिक ड्रग, हम बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी, तो ये जो टर्म है ये क्या है? तो ऐसा कोई ड्रग जिसके पास कैपेबिलिटी है जो फेटल एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकता है। यस, जो फेटल एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकता है, जो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है, क्रॉस करने के बाद जो फेटल है, फेटल में एबनॉर्मलिटीज कॉज कर सकता है। यस, सो दोज ड्रग इज नोन एज टेराटोजेनिक ड्रग, लाइक थैलिडोमाइड, लाइक टेट्रासाइक्लिन, वारफेरिन, वैल्पोरेट सोडियम। इसके अलावा भी बहुत सारे और ड्रग है जिसका लिस्ट मैं आखिरी में प्रोवाइड करूँगा, इस वीडियो के नहीं, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा सारे। सो लाइक थैलिडोमाइड जो है फोकोमिलिया शो करता है, सील लाइक लिम्ब होता है, सीवियर कॉन्जेस्शनल मेलफॉर्मेशन होता है। टेट्रासाइक्लिन की बात करें, ये टीथ को येलिश कर देता है ये, और जो बोन का ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देता है। वारफरिन एस्पिरिन की बात किया जाए, ये डिप्रेस नोस, skeletal abnormalities, bleeding risks, so those kind of thing will be associated with warfarin and aspirin। वैल्पोरेट की बात किया जाए, वैल्पोरेट और फेनिटोइन की अगर बात किया जाए, तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एंड फर्दरमोर वी टॉक अबाउट दैट फेशियल एंड लिम्फ का एबनॉर्मलिटीज दिखाई देता है। तो दोज ऑल थिंग्स आर क्रूशियल। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर उठाओगे, अगर कोई भी कम्पिटिटिव क्वेश्चन पेपर अगर उठाओगे तो आपको दिखाई देगा ही देगा, इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आई विल प्रोवाइड द मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर टेराटोजेनिसिटी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि इट्स अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑकरिंग इन इंडिविजुअल एट द थेराप्यूटिक ड्रग। और iatrogenic, ये कुछ नया है आपके लिए कि iatrogenic डिजीज की अगर बात किया जाए, इसको हम बोलते हैं फिजिशियन इंड्यूस डिजीज इज रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म थेराप्यूटिक्स। इट्स लाइक एनएसएड ले रहे हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो, कोई भी एक ड्रग ले रहे हो जो कि पेप्टिक अल्सर कॉज कर रहा है। ये डॉक्टर जानते हैं कि भाई इससे तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये हो गया फिजिशियन इंड्यूस डिजीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, टर्म को आपको याद रखना है, iatrogenic डिजीज। सो ड्रग इंड्यूस ल्यूपस फ्रॉम द आइसोनियाजिड। दोस्तों, हम जानते हैं कि आइसोनियाजिड लोगे तो ल्यूपस होगा, ठीक है, तो ल्यूपस होगा, हाइड्रोजलिन लोगे, हाइड्रोलिन लोगे तो ल्यूपस होगा। तो ये डॉक्टर जानते हैं, चीज़ों को जानने के बाद भी प्रेस्क्राइब करना पड़ता है डॉक्टर को, कुछ हम कर नहीं सकते। iatrogenic डिजीज इट्स लाइक दिस वे। So, if you talk about furthermore that uh, all about today's session, it's mainly done from my side। तो मैं अभी क्या करूँगा दोस्तों, आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो प्रोड्यूस करूँगा। शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेराटोजेनिसिटी के बारे में। टेराटोजेनिसिटी का लिस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा कि कितने सारे ड्रग है जो कि टेराटोजेनिसिटी शो करता है और कौन से टाइप के टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं। और फर्दरमोर वी टॉक अबाउट ड्रग एंड देयर एंटीडोट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी मैं एक चार्ट प्रोवाइड करूँगा आपको। बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है क्योंकि यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। So that's all about for today's session. We will discuss further all the thing uh, about the autonomic nervous system हम जानने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में।
क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कब हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम जानेंगे, और भी बहुत सारे डिस्कशन होने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी अगर डाउट रह जा रहा है तो make sure you should comment into the comment section. I will try to resolve it. Again, I am saying. So, bye.